कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। विचार विमर्श कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। कृषि का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक क्षेत्र है और इसमें असीम गुंजाइश है रोजगार प्राप्त करने की और प्रदान करने की। लेकिन इन अवसरों का लाभ युवा तभी उठा सकते हैं जब वो कुशल हो और मांग आपूर्ति के बीच का जो ये रिक्त स्थान है इसे भरने की कोशिश भारत सरकार लगातार कर रही है। और ऐसे में जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है तो वहीं एग्री इंडिया हैकाथॉन जैसे कई और प्रयास भी किए जा रहे हैं। खास तौर पर बात करें अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तो 15 जनवरी से इसका तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। तो क्या है ये योजना, किस तरह से जो युवा हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं और कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं हमारे देश के युवाओं को कृषि क्षेत्र से जो जुड़े हुए कौशल है उन्हें विकसित करने और उद्यमिता से जोड़ने के लिए, इस पर आज हम विचार विमर्श कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा विषय है कौशल विकास व उद्यमिता और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर सत्येंद्र आर्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय कृषि कौशल परिषद से। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर नीरू भूषण, प्रभारी JTM एंड BPD यूनिट ICR IARI। इसके अलावा हमारे साथ अगले मेहमान हैं जो कि सफल उद्यमी हैं श्री अभय कुमार। आप तीनों का यहाँ पर इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत की यहाँ पर हम शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में शुरुआत कर दी गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पहला चरण 2015 और दूसरा चरण 2016 में शुरू किया गया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अगुवाई वाले इस चरण में नए युग और कोविड से जुड़े कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। PMKVY 3.0 के तहत योजना की 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस पर 948.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्किल इंडिया के तहत सूची में शामिल गैर PMK के प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक ITI कुशल पेशेवरों का एक मजबूत पूल बनाने के लिए PMKVY 3.0 प्रशिक्षण शुरू करेंगे। PMKVY 1.0 और PMKVY 2.0 से मिले अनुभव के आधार पर मंत्रालय ने इस योजना के तीसरे चरण में सुधार किया है। इसे कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुई स्थिति के अनुरूप बनाया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर लॉन्च की गई इस योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्ष की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे अगले 4 वर्षों 2016 से 2020 तक मंजूरी दे दी थी, जिससे देश के 10 मिलियन युवाओं को कौशल प्रदान किया जा सके। 5 वर्षों में PMKVY के तहत 250 से अधिक रोजगार भूमिकाओं में 37 सेक्टरों में अभी तक कुल 92 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया और विशिष्ट फार्मिंग में 3.42 लाख को प्रशिक्षित किया गया। कुछ विशेष परियोजनाएं भी शुरू की गयीं, जिसके तहत 5,514 जेलबंदियों और 5,549 दिग्भ्रमित युवाओं को दिल्ली में प्रशिक्षित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इस ट्रेनिंग का फायदा उठाकर युवा या तो स्वयं का कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं या कहीं नौकरी भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती। PMKVY में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होता है।
इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ रोजगार मेलों के जरिए नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। सरकार का उद्देश्य लोकल स्किलिंग को महत्व देना है। 15 जुलाई 2015 को सरकार की ओर से स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन को भारत को विश्व की स्किल कैपिटल बनाने के दृष्टिकोण से एक प्रमुख योजना PMKVY के शुभारंभ से जबरदस्त गति मिली है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और डॉक्टर सत्येंद्र, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब युवाओं के कौशल विकास की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक योजना चलाई जा रही है 2015 से, वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और अब इसका तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। तो क्या खासियत है इस तीसरे चरण की, किस तरह से ये पहले चरणों से भिन्न है, ये हमें बताएं। देखिए, तीसरा चरण कुछ उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर उन्हें 5 लाख प्री सीड स्टेज की फंडिंग और सीड स्टेज में 25 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। जी। उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर उन्हें 5 लाख प्री सीड स्टेज की फंडिंग और सीड स्टेज में 25 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। ज़्यादा फंड स्टेट्स स्किल मिशंस को दिए जाएंगे और जो इसकी प्लानिंग और मोबिलाइजेशन है वो जिला स्तर पे होगी। तो इसके अंतर्गत जिला स्किल कमेटीज़ का गठन किया गया है जो कि अपने ही स्तर पे डिस्ट्रिक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है उसको वो डिसाइड करके मोबिलाइज करेगी और वो ट्रेनिंग पार्टनर्स को देगी कि आप इन युवाओं का कौशल विकास करिए। तो इस तरीके से जिस जिले की जो ज़रूरत होगी उसको ज़्यादा फैक्टर इन किया जा सकेगा। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा भी और किस तरह की कोशिशें की जा रही है इस पर बात करते हैं। डॉक्टर नीनू, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि बताएं आपके विभाग के द्वारा किस तरह से जो देश के युवा है उन्हें जो है उनका कौशल विकास किया जा रहा है। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण परियोजना है RKVY रफ्तार। उसके अंतर्गत हमारे 2 प्रोग्राम इंक्यूबेशन के चलते हैं, उपजा और एराइज के। तो उन प्रोग्राम्स में हम युवाओं से जो भी कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने की इच्छा करते हैं या कर सकते हैं या कर रहे हैं, हम उनकी एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है और एक प्रोग्राम पूरा फ्रेमवर्क है, उसके तहत उनका चयन किया जाता है। चयन करने के बाद वो 2 महीने की रिगरस ट्रेनिंग में हमारे पास रहते हैं जिसमें उनको हम टेक्निकल आस्पेक्ट पे और बिजनेस के आस्पेक्ट पे और इसमें हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिकगण और साथ ही साथ इंडस्ट्री के लोग उनको मेंटरशिप करते हैं। और 2 महीने के प्रोग्राम के बाद फिर हम उनका फर्दर उनकी ग्रोथ को इवैल्यूएट करते हैं और फिर उन्हें उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर उन्हें 5 लाख प्री सीड स्टेज की फंडिंग और सीड स्टेज में 25 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। जी। दूसरा प्रोग्राम अभी जो भारत सरकार ने मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय ने हमें दिया है वो है एग्री इंडिया हैकाथॉन, जिसके तहत मैं आप सब युवाओं को आमंत्रित करती हूँ कि आप MyGov की प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप अपनी एप्लीकेशन भर सकते हैं, जिसमें भी अगर उसमें 5 फोकस एरिया हैं और 17 प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि काफ़ी ब्रॉड बेस्ड हैं, वो आप अगर कोई भी आपके अंदर इनोवेटिव सोल्यूशन है या आप उस पर काम कर रहे हैं तो आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं, जो कि प्रोग्राम 3 चरणों में होगा। और सेकंड चरण में हम 300 के करीब जो स्टार्टअप टीम्स हैं उनको मेंटर करेंगे और उनमें से फिर 60 लोगों को फाइनल में लेके जाएंगे और वहाँ से 24 विनर्स हम अनाउंस करेंगे। उन 24 विनर्स को 1-1 लाख का कैश प्राइज और फिर आगे इंक्यूबेशन का सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो ये खास जो कोशिशें हैं वो की जा रही है ताकि जो युवा है वो आगे आए और वो उद्यमिता से जुड़े। ऐसे में अभय जी, आप एक सफल उद्यमी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब आप देख रहे हैं कृषि क्षेत्र को तो उसमें आप कितनी संभावनाएं देख पाते हैं आज के युवा के लिए ताकि वो उद्यमिता से जुड़ पाए। कृषि क्षेत्र मैम बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिनमें युवा जा सकता है। ये कोई एक छोटा सा नहीं है कि इसी तरफ ही जाना है, ये युवा का है, लेकिन अब सारे तरफ तो नहीं जा सकता है बिना उसके स्किल के। स्किल सीखने का जरूरत पड़ेगा, बिना स्किल के वो थोड़ी देर चलेगा और फिर गिर जाएगा। तो जब स्किल सीखने तो उसको सिखाने वाला भी चाहिए। तो एक होता है कि लॉन्ग टाइम जुड़ना, कहीं से भी उसको एक टीचर तलाशना पड़ेगा या ऐसी संस्था जो एक टीचर का रोल निभा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, और
फिर वो उनको लेके आगे बढ़ते हैं। तो वो बच्चों को एकदम से धीरे धीरे करके कैसे ग्रो करना है, मान लीजिए अभी हमने स्टार्ट किया, फिर हमको हताशा मिलती है, फिर हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर हम उनके पास जाते हैं, वो सोल्यूशन में मदद करते हैं, कई बार टाइम लगता है, लेकिन हमको वो दूसरे रास्ते पे नहीं जाने देते, उसी में ही आगे बढ़ने को, और लगातार एक ही रास्ते पे चलने पर ही मंजिल मिलती है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। जी हाँ, तो लगन नहीं छोड़नी चाहिए किसी को, और जो सवाल कई मन में आते होंगे तो उन सवालों के जो जवाब है वो भी आपको मिल जाएंगे अगर आप जो है वो सही दिशा में आगे बढ़े। और ऐसे में डॉक्टर सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो किस तरह से युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा मदद का हाथ आगे बढ़ाता है, जो उद्यमिता से जुड़ना चाहते हैं, खासतौर पर कृषि से जुड़ा हुआ अगर कोई उद्यमी बनना चाहता है तो किस किस क्षेत्र में जाने की इस वक्त एक अच्छी संभावना आपको नजर आती है? देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को कौशल प्राप्ति का अवसर सारे क्षेत्रों के अंदर में उपलब्ध कराया जाता है, और वो करीब 36 क्षेत्र हैं, और काफ़ी वाइड क्षेत्र, चाहे वो आप टूरिज्म का क्षेत्र कहें, चाहे या हॉस्पिटलिटी का कहें, या फूड प्रोसेसिंग का कहें, लॉजिस्टिक्स कहें, पेट्रोलियम का, और कृषि उसमें से एक काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि अगर आप देखें जो वर्कर्स की तादाद है उसमें से आधा 48% के करीब जो वर्कर्स हैं वो हमारा कृषि क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऑलमोस्ट 26 करोड़ जो वर्कर्स हैं वो इस क्षेत्र के अंदर में हैं, या तो वो वो कृषक के तौर पे काम करते हैं या कृषक लेबर के तौर पे काम करते हैं। और इन चीज़ों में अगर देखें तो कृषि क्षेत्र में खासकर जो कौशल किसी भी टाइप का फॉर्मल तरीके से कोई अगर कौशल दिया गया है वो मात्र 0.5%, 0.5% से भी कम लोगों को किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो काफ़ी आज के दिन में जबकि ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ज्ञान ट्रांसफ़र होता था वो कम होते जा रहा है, क्योंकि जो युवा अपनी पिछली पीढ़ी के साथ में समय बिताता है वो कम हो गया है। तो ऐसे समय के अंदर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हम युवाओं को कौशल प्राप्ति के लिए अवसर प्राप्त करवाएं। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कृषि के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो फार्म मैकेनाइजेशन यानी कृषि यांत्रिकी हो, चाहे बागवानी हो, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन हो, चाहे डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी हो, इन सभी क्षेत्रों में कौशल विकास किया जाता है। अभी जो अगर हम इस क्षेत्र को देखें तो काफ़ी विशाल क्षेत्र है, करीब 180 विभिन्न तरीके के कृषि व्यवसाय हैं जहां कौशल विकास कोई भी युवा ले सकता है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमें इस क्षेत्र को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम कौशल विकास को क्रेडिट अवेलेबिलिटी यानी जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसको जो भी कौशल विकास युवा ले रहे हैं उसको वो अपने व्यवसाय के तौर पे बाद में कर सके। क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वेज एम्प्लॉयमेंट आधारित नहीं है, ये ऑर्गेनाइज सेगमेंट नहीं है इसके अंतर्गत, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार तभी हो सकता है जब हम उसको क्रेडिट या बैंक से इन चीज़ों को उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है युवाओं के लिए, और ख़ासतौर पर कृषि से जो जुड़े हुए क्षेत्र है उसमें भी कई ऐसे क्षेत्र आते हैं। डॉक्टर नीरू, आपसे भी जानना चाहेंगे हम, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है वो किस तरह से कार्य करते हैं और जो युवा हैं वो किस तरह से उससे जुड़ सकते हैं? इंक्यूबेशन सेंटर, जैसा कि अभी अभय बता रहे थे कि हमें कोई ऐसा टीचर चाहिए या कोई ऐसा संस्थान चाहिए जहाँ पर लगातार एक हैंड होल्डिंग की व्यवस्था की जाए, तो इंक्यूबेशन सेंटर वही एक रोल निभाते हैं, जहाँ पर जो भी युवा उद्यमी अपने आइडिया के साथ या प्रोटोटाइप के साथ आते हैं तो हम उनको नर्चर करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि 82% जो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं युवा, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नहीं हैं। तो सबसे पहले हम उनको इस एग्रीकल्चर डोमेन की जो नॉलेज है वो प्रदान करते हैं, ताकि जो उनकी नॉलेज के बीच में जो गैप है एग्रीकल्चर को लेकर के उसको दूर किया जा सके।
फिर दूसरी बात ये होती है कि ज़्यादातर युवाओं जो भी युवा होते हैं वो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, मतलब वो जो उनको सोल्यूशन बनाना होता है उस पे तो वो खरे उतरते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें किस तरीके से अब इसको मार्केट में लेके जाना है, किस तरीके से इसका व्यवसाय करना है और आगे बढ़ना है, तो उसके काफ़ी डायमेंशंस रहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगी, बिजनेस प्लानिंग कैसे होगी, बिजनेस मॉडल रेवेन्यू हमारा कैसे बनेगा, आईपी मैनेजमेंट कैसे होगी। तो हम उन सभी विषयों पे बात करते हैं और उन सभी विषयों के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ उनकी मुलाकात 1-on-1 मेंटरिंग सेशंस में कराते हैं। तो इस तरीके से हम उनका कौशल विकास करते हैं। जी बिल्कुल। अभय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, बताएं आपका इस क्षेत्र से जुड़ना कैसे हुआ? मैम, मैंने 2013 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की। उसके बाद जो है हम IRI पूसा के साइंटिस्ट के थ्रू जो है यहाँ पे रिसर्च में स्टार्ट हुए और 2013 से मोटे अनाज, अभी तो मिलेट्स मोटे अनाजों को काफ़ी लोग जान गए, 2013 में थोड़ा सा ये कम था। और मोटा अनाज हमारे भारत का मतलब 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद लुप्त होता हुआ अनाज है और इसमें अभी अपार संभावनाएं हैं कि हमारे हेल्थ को ये काफ़ी सुधार सकता है। तो हमको टीचर के थ्रू पता चला उस समय, हमारे ICR के साइंटिस्ट बाला सुब्रमण्यम सर थे, तो उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग के बारे में बहुत अच्छे से हमको मतलब काफ़ी टाइम तक सिखाया। और फिर मुझको लगा कि इसमें मतलब अगर इसको हम प्रोसेस तरीके से करें तो हम लोगों की हेल्थ सुधार सकते हैं जी। और अब हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और हम मोटे अनाज से, मोटा अनाज अब उस तरह नहीं रहा, वो उसको भी हम लोगों ने व्हीट और राइस के ही बराबर टेस्टी और अच्छा बना दिया है कि पहले जो ये धारणा थी कि ये जानवर के खाने के बराबर है, ये अच्छा नहीं होता है, वो धारणा एकदम खत्म हो गई। बिल्कुल। और इसकी लाइफ भी बढ़ाई गई है और लोग ले रहे हैं और उनका अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। लोगों की धारणाएं भी बदल रही है मोटे अनाज को लेकर और जो खान पान की आदतें हैं वो भी बदल रही है, क्योंकि आज के समय में लोग अपनी फिटनेस, अपनी सेहत को लेकर बहुत ही सजग हो गए हैं। तो ऐसे में कई तरह के उत्पाद आपने बताया है कि आप बनाते हैं, तो उनके बारे में भी आपसे जानेंगे आगे हम। बहरहाल बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सत्येंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कृषि का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक क्षेत्र है और इसमें खासतौर पर जो एलाइड सेक्टर्स है, चाहे उसमें हम फिशरीज या डेयरी या पोल्ट्री की बात करें, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा जो है मांग बाजार में बनती हुई नजर आती है। तो इससे जुड़ा हुआ उद्यम अगर शुरू करना चाहे तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, सबसे पहले हमारे भारतीय कृषि कौशल परिषद का जो मेन फोकस है वो कौशल विकास पे है। और जैसा कि आपने बोला कि जो एलाइड सेक्टर है, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, माननीय प्रधानमंत्री का जो काफ़ी मेन फोकस है डबलिंग फार्मर्स इनकम, इसके लिए ये जो एलाइड सेक्टर है, कोई भी जो आय का साधन किसी भी कृषक भाई के लिए है, ये बड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जी। तो डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा व्यापक अपॉर्चुनिटीज़ है। जबकि अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो काफ़ी कम है और जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये सस्टेनेबल इनकम यानी एडिशनल इनकम का एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है जी। तो डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी में भी डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो एक डेयरी वर्कर हो सकता है, कोई डेयरी फार्मर हो सकता है, कोई मध्यम स्तर का कोई फार्म हो सकता है, कोई बड़े स्तर का फार्म हो सकता है। इसी तरीके से जब हम मत्स्य पालन की बात करते हैं तो उसमें समुद्री जो मत्स्य उसको कैप्चर फिशिंग कहते हैं, या जो इनलैंड फिशिंग है, या फिर आपका आजकल जो नई तकनीक आ रही हैं जैसे केज कल्चर के ऊपर में आ रहे हैं, तो हर इन जो क्षेत्र हैं एलाइड सेक्टर में भी काफ़ी वेन्यूज़ हैं जहां हमारे युवा कौशल की प्राप्ति कर सकते हैं और उसके बाद में ऋण लेके अपना व्यवसाय को उस चीज को चला सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे युवाओं को क्या आप इससे जुड़ा सुझाव देना चाहेंगे? इससे जुड़े जो पाठ्यक्रम है वो कौन कौन से पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं? प्रशिक्षण की अलग से किस तरह की व्यवस्था है इसको लेकर के, डॉक्टर सत्येंद्र? देखिए, जो कौशल विकास के लिए दो किस्म के प्रोग्राम हमारे चलते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जिनको लघु कार्यक्रम कहते हैं, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ये 1 महीने से लेके करीब 2.5 महीने तक चलते हैं। और कई बार युवाओं के पास में काफ़ी कम समय भी होता है और कई कृषक भाइयों को सिर्फ अपने
उनको चीज़ें आती हैं, लेकिन नई तकनीक से उनको अवगत कराने के लिए या उनकी अपस्किलिंग करने के लिए हमारे पास में एक दूसरा कार्यक्रम भी है जिसको हम पूर्व कौशल प्रमाणीकरण कहते हैं, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। उसको आरपीएल विद ब्रिज ट्रेनिंग के अवसर हम उपलब्ध कराते हैं। जितने भी युवा हैं, अगर हर जिले के अंदर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की स्थापना हुई है जिसके अंतर्गत वो कांटेक्ट करके ट्रेनिंग कर सकते हैं, और न केवल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बल्कि कौशल विकास को कृषि मंत्रालय द्वारा भी काफी प्रोत्साहन दिया गया है। और जितने भी करीब जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें ये RKVY स्कीम के तहत में भी कौशल विकास का प्रोग्राम चलाया जाता है। वहाँ भी हमारे युवा जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। अभय जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि आपने उस समय मोटे अनाज पर काम करने के बारे में सोचा जब इसकी मांग बहुत ज्यादा नहीं थी, तो जाहिर तौर पे इससे जुड़ी जो जानकारियां थी वो भी बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं हुई होंगी। तो ऐसे में किस तरह से आपको इसके बारे में जानकारी मिली, आपने कहाँ संपर्क किया और क्या आपने कोई प्रशिक्षण भी लिया, बताएं हमें। ये हमारे इंजीनियरिंग के दौरान में इसका 0.1% भी जिक्र नहीं है। पूरे अगर आज की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो मिलेट्स पे काम ही नहीं हुआ है। तो इसका खाने में, प्रोसेसिंग में कहीं भी जिक्र नहीं है। ये आज भी ड्रॉबैक है कि फूड टेक्नोलॉजी के सेमेस्टर में ये नहीं आता है। तो वहाँ पे जब मैंने पढ़ा इसको तो मुझको लगा कि मैंने 4 साल इतनी पढ़ाई की और ये अनाज क्यों लैक रहा मेरे सिस्टम में। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई बहुत ज़्यादा ही, और मैंने इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को चेक किया, सर से भी कांटेक्ट किया। फिर सर ने मतलब काफ़ी प्रशिक्षण लिया और मेरे को बोला कि ये रास्ता आसान नहीं है जी, क्योंकि आपको लगना पड़ेगा और बहुत उसके लिए नॉलेज पूरा आना चाहिए। तो स्किल वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे सिखाई और अब भी वो सिखा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी परिपक्व हो गए, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और जब हम मार्केट में उतरते हैं तो ये बहुत ही लड़ाई है एक तरह से। आपको उनसे कंपटीशन न करना है, तब जाके आप उनसे जीत सकते हैं। तो पूरा नॉलेज के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे और स्किल आपको धीरे धीरे सीखना ही पड़ेगा। जी, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि सीखना हर वक्त ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए और समय समय पर जो तकनीक है वो भी विकसित होती रहती है। इसलिए अपने आप को जो है उसके अनुसार तैयार रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में किस तरह से जो तकनीकी ज्ञान है वो भी दिया जाता है, इसके बारे में भी आगे बातचीत करेंगे। तो किस तरह से युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है और वो उद्यमिता से जुड़ सकते हैं, और इसके बारे में हमारी जो चर्चा है विचार विमर्श में वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज इस कार्यक्रम में हम कौशल विकास व उद्यमिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर नीरू, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लगातार जो है तकनीकों का विकास होता रहता है, और ऐसे में जो युवा है उन्हें तमाम जानकारी उस समय की हो, ये बहुत ज़रूरी है, तभी वो सफल हो पाएंगे। तो ऐसे में युवाओं को तकनीकी जानकारियाँ जो होती है वो प्रदान करने के लिए आप लोग किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं? मैंने जैसे कि बताया आपको कि जो हमारे पास जो नवाचार लेकर के युवा आते हैं तो वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जुड़े नहीं होते। तो इसका मतलब ये होता है कि उनको अपने क्षेत्र की जानकारी है, बट जिस क्षेत्र में वो कार्य करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में वो उद्यम बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र की उनको जानकारी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गैप हम लोगों ने देखा। तो यहीं पर हमारा ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है, और हमारे कार्यक्रम का ये एक मुख्य बिंदु भी है कि किस तरीके से हम उन्हें बताएं कि इस सेक्टर की क्या ज़रूरतें हैं, इस सेक्टर में आपकी मतलब कस्टमर एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं, उसकी अडॉप्शन कैपेसिटी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और इस क्षेत्र में चूँकि साइंस आपने एक अलग क्षेत्र में पढ़ी है और यहाँ पर आप जब अप्लाई करते हैं तो उसके कुछ फंडामेंटल्स में
चेंज आता है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो हमने उनकी मदद से ये कार्यक्रम जो हमारा 2 महीने का है और बीच बीच में हम वर्कशॉप्स भी करते हैं, तो उनमें हम उसी तरीके से बनाया है ताकि हम इन युवाओं की जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से उनको इस तरीके की जानकारी प्रदान कर सकें। तो लेकिन इसमें सवाल ये उठता है डॉक्टर नीरू कि हो सकता है कुछ युवा जो हैं वो उच्च शिक्षा हासिल किए हुए नहीं हैं और उन्हें जो तकनीकी जो शब्द होते हैं उनके बारे में भी जानकारी नहीं होती है, वो ग्रामीण परिवेश से आए हुए होते हैं, तो उनके लिए आसान लफ्जों में समझाना, उन्हें बताना, ये किस तरह से किया जाता है? ये मैं आपको बताऊं कि ये जो भी हमारा जब चयन करते हैं हम, जो भी युवाओं का चयन करते हैं या स्टार्टअप टीम्स का चयन करते हैं, तो उसमें क्वालिफिकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसमें जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ ये है कि आपका जो सोल्यूशन है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी लाभदायक है, फार्मर्स के लिए कितनी लाभदायक होगी और कितनी इनोवेटिव है। तो इसलिए जब हमारे पास एक पूरा ग्रुप होता है तो उस कोहोर्ट के अंदर एक ग्रामीण परिवेश से एक ग्रामीण फार्मर भी रहता है और दूसरा एक बहुत ही मतलब IITs, IIMs वगैरह से भी पास आउट बच्चे रहते हैं। तो वो इकट्ठे मिलते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे की वो सब मदद भी करते हैं और एक दूसरे से वो बहुत सीखते हैं। दूसरा जो भी हम विशेषज्ञ बुलाते हैं तो उनसे भी हमारा ये अनुरोध रहता है कि आप एक मिक्स भाषा में बात करें, और दूसरा हमारी जो अपनी टीम है वो भी उनको हेल्प करती है उनकी, ताकि अगर उन्हें कहीं समझने में दिक्कत आ रही है तो हम उनको अलग से भी समझाने की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सत्येंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उच्च शिक्षा हासिल किए हुए जो युवा हैं उनके लिए तो तब भी कई तरह के द्वार खुले हुए होते हैं, लेकिन ख़ासतौर पे अगर ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे युवाओं की बात करें जिन्हें हो सकता है किसी कारणवश, चाहे आर्थिक परेशानी हो या किसी भी कारण से, अगर वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, 10वीं 12वीं या कई बार तो ड्रॉप आउट भी करना पड़ता है उन्हें स्कूल से, ऐसे जो युवा हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये भ्रांति का खंडन करना चाहूँगा कि जो कौशल विकास के कार्यक्रम है वो किसी उच्च स्तरीय युवाओं के लिए है। ज़्यादातर कौशल विकास का जो मेन उद्देश्य है वो पैरा प्रोफेशनल्स यानी कि जो मेन ट्रेड्स हैं जो कि हाथ से किए जाते हैं उस पे हैं। भारत में काफ़ी अच्छे संस्थान हैं जो कि उच्च स्तरीय शिक्षा पे फोकस हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, ICR है, बट उनका फोकस कहीं ना कहीं पैरा प्रोफेशनल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग पे नहीं है। तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग पे जो फोकस है वो स्किल इंडिया मिशन का मेन फोकस है, चाहे और इसमें खास कर बल्कि उन्हीं लोगों पे, जैसे जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं उनको चयनित किया जाता है। एक ITI है जो कि 11वीं या 12वीं स्तर के बच्चों को ट्रेनिंग किया जाता है। स्कूल के अंतर्गत में जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर में भी आपका 9वीं 10वीं में एक व्यवसाय के अंदर में और 11वीं 12वीं में एक व्यवसाय पे ट्रेनिंग किया जाता है। और जितने भी कौशल विकास के कार्यक्रम हैं उनमें आप देखेंगे जो एंट्री पॉइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं से लेके 10वीं तक रखा गया है। और वो कोई बाध्य नहीं करता, उसमें लिखा जाता है कि 5वीं प्रेफरेबल, लेकिन अगर किसी ने 5वीं नहीं कर रखी और वो कृषि के किसी क्षेत्र में कौशल विकास करना चाहता है तो वो उन भाइयों और बहनों का पूरा उसके अंदर में अवसर है। जी जी, बिल्कुल। इसके साथ ही यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अभय जी, अब मैं आपके अनुभवों पर वापस से आना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही प्रेरक बातें यहाँ पर आपने कही है अपने अनुभव से, और किस तरह से जो उद्यमिता है उसमें ख़ास तौर पे ये बात रहती है कि आपको कोई नवाचार करना है, कुछ ऐसी सोच लेकर आनी है जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, और आपने कुछ ऐसा ही किया। लेकिन इसके बाद आगे चुनौतियाँ भी कई होती है शुरू करने की ख़ास तौर पर। तो ऐसे में बताइए कि रिसर्च आपने कर लिया और आपने ठान लिया कि इस क्षेत्र में आपको कार्य करना है, आपने प्रशिक्षण भी ले लिया, अब आगे कैसे बढ़ना है? अब निवेश आपको करना होगा और अपने जो उद्यम है उसको खड़ा करना होगा। तो उसमें आपकी मदद किसने की है और किस तरह से आपने शुरुआत की? सबसे पहले हमको रिसर्च के दौरान जो पैसा मिलना था वो JTM के थ्रू हमको दिलाया गया। मैम का उसमें बहुत सहयोग रहा और कई बारी जो है मीटिंग हुई, उनके बाद जो है हमारे आइडिया को जांचा गया। फिर सारे जो ड्रॉबैक थे उन पे बात हुई
और सारे को सेटिस्फाई करने के बाद ही, ऐसा नहीं था कि खाली एक ही बार में हो जाता है। कई बारी आपको विश्वास दिलाना पड़ता है कि इस तरह, क्योंकि आप उस समय केवल आपके पास बात रहती है, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है। लेकिन जब हम फिर पैसा मिला तो हमने स्टार्टिंग अपना आइडिया प्रोटोटाइप से एक सिस्टम में लेके आए। फिर सेकंड लेवल पे सीड ग्रांट फिर दोबारा से दिलाई गई और उसके बाद जो है हमने अपना प्रोडक्ट तैयार किया और तैयार करके अब आज मार्केट में लेके स्टार्ट कर दिए हैं और लोगों का अच्छा रुझान भी है और धीरे धीरे वो आगे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हमको पैसे की मदद में काफ़ी सहयोग दिया गया और जिसके कारण ही ये हो पाया है, नहीं तो खाली बात से नहीं हो पाता है। पैसा भी बहुत बड़ा रीजन है काम को स्टार्ट करने में। जी बिल्कुल। और इन दोनों विषयों पे मैं डॉक्टर नीरू से भी जानना चाहूंगी कि किस तरह से युवाओं की मदद की जा रही है। पहले जो सोच, जो आइडिया जिसको कहा जाता है, उसके स्तर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो प्रोटोटाइप, यानी कि एक कुछ भी विचार एक युवा के मन में आया, उसने सोचा कि मैं इस क्षेत्र में कुछ करूंगा, लेकिन हो सकता है कि जो बाजार की मांग है वो कुछ और कहती है, तो ऐसे में उसको तराशने का काम किस तरह से किया जाता है? जी हाँ, ये हमारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि पहले जब युवा हमारे पास आइडिया या प्रोटोटाइप के साथ आते हैं तो हम उन्हें एक छोटी सी ग्रांट देते हैं जो कि 5 लाख तक के अंतर्गत की होती है। ठीक है। और उसमें वो पहले वो अपने आइडिया को या प्रोटोटाइप को बनाते हैं और फिर वो कुछ स्मॉल स्केल पर मार्केट टेस्टिंग करते हैं। जब वहाँ पर फिर उनको वो मतलब टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में भी उसको पूरा अच्छे से रिफाइंड करते हैं और मार्केट के एस्पेक्ट में भी वहाँ पर इतनी से ग्रांट से ज़्यादातर वो प्रोटोटाइप भी बना पाते हैं। जब हम देखते हैं कि ये बन गया है और मार्केट में इसके कुछ संभावनाएं बनती हैं, तब फिर हम उन्हें सेकंड स्टेज का ग्रांट देते हैं जो कि सीड स्टेज का है। वहाँ पर वो फिर फर्दर रिफाइनमेंट करते हैं जहाँ पर हम टेक्निकल मेंटर्स के साथ उनको लगाते हैं और साथ ही फिर वो उसको मार्केट में भी लॉन्च करते हैं। अच्छा। ताकि वो अपना एक छोटा सा प्रोडक्शन बनाएं और मार्केट में देखें, टेस्ट करें, फिर ताकि उन्हें पता लगे कि मार्केट में इतने पैसे में बिकेगा, ये टेस्ट अच्छा है या ये टेस्ट अच्छा नहीं है, ये ऐसे नहीं ऐसे चलेगा। तो वो वहाँ पर मार्केट के अंदर वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब वहाँ ये कह सकते हैं कि अब लैब से निकल के वो मार्केट की लैब में चले गए हैं ताकि फिर वो अपना व्यवसाय बना सके। जी। और डॉक्टर सत्येंद्र, हमें ये बताएं कि अब युवा ने ठान लिया है कि उससे कुछ करना है और उसने अपना क्षेत्र भी चुन लिया है। अब सवाल ये आता है कि वो किस तरह से, कहाँ पर संपर्क करे, उसे कहाँ कैसे आवेदन करना होता है और अपने पाठ्यक्रम को चुनना होता है। चूँकि बहुत सारे केंद्र भी है जो प्रशिक्षण देते हैं, तो उसके आसपास का जो केंद्र है जो उसके सहूलियत में हो उसे भी ढूंढना ज़रूरी है। तो ये तमाम जो मुश्किलें हैं या जो सवाल है, इनके जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। देखिए, जितने भी युवा भाई हैं, या तो वो क्षेत्रीय स्किल मिशन के वेबसाइट, हर राज्य के अंदर में स्किल मिशन बना हुआ है, उसकी वेबसाइट पे सारे जितने भी ट्रेनिंग पार्टनर और ट्रेनिंग सेंटर्स के डिटेल हैं उनके अंदर दिया होता है। उसके अंदर में वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी बड़ी इजी है, उसको वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है NSTC, उसकी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ से अपने कोर्सेज का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा एक आसीम पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है जिसके अंदर में जितने भी बेरोजगार भाई हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ जितनी भी कंपनियाँ, चाहे वो MSME सेगमेंट की हों, चाहे लार्ज कॉरपोरेशंस हों, वो अपने रिक्वायरमेंट्स को डाल रही हैं, तो वहाँ वो रोजगार का अपना चयन कर सकती हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ में प्लेसमेंट, जो बेरोजगार युवा हैं, अगर उन्होंने पहले कौशल विकास कर रखा है, वो अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करके उसका भी लाभ उठा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर अभय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप बाजार की परिस्थितियों को समझ रहे हैं, खासतौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो बाजार है, इसमें आप वो कौन कौन से सेक्टर्स जो कृषि से जुड़े हुए हैं उसमें आप देखते हैं कि संभावनाएं ज्यादा है? अगर बहुत ही कहते हैं कि नपा तुला कदम अगर कोई उठाना चाहता है, बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता है, तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं कि किन क्षेत्रों में वो अपना हाथ आजमा सकते हैं? पहला तो ये है कि अगर वो फल और सब्जियों पर काम करें तो इसका सेक्टर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसान का खेत जो है शहर के करीब है। तो अगर अच्छी सब्जियां उगा के वो शहर में पहुंचाए तो ये तो पहले से भी ऑप्शन है और अब भी
अब इसलिए बढ़ रहा है कि लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनिक या कम खाद वाला चीज़ पहुंचाएं, पौष्टिक चीज़ें पहुंचाएंगे तो इसकी मार्केट है। दूध की मार्केट ऑलरेडी है, लेकिन अच्छा दूध जो है डेयरी के अलावा अगर डायरेक्ट काऊ मिल्क या भैंस मिल्क आ रहा है बिना प्रोसेस हुआ तो भी अच्छा है अगर इसको पहुंचाएं। उसके बाद जो है मोटे अनाज को भी लोग अब लेने लगे हैं। तो जैसे सर्दियां हैं तो इनमें इनके आटे हो गए, और उसके बाद जो है गर्मी में सत्तू ऐसा कुछ बना के मतलब लोगों को दें, खाली मतलब कुछ पौष्टिक चीज़ें, क्योंकि आज जिस तरह से ये कोविड का टाइम है, महामारी का दौर आया हुआ है, उस समय पौष्टिक आहार का बहुत ही ज़रूरत है। और ये कहीं ना कहीं जो है खेती से ही आएगा, क्योंकि चीजें तो वहीं से आएंगी ना। तो आज अगर स्किल सीख के हम इसको करें तो इसमें आसानी से पैसे बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, कोविड महामारी ने हमें कई चीजें सिखाई है और कई तरह की मुश्किलें भी हमारे सामने खड़ी की है। डॉक्टर सत्येंद्र, हमें ये बताएं कि ये जो तमाम कोर्सेज जो हैं तैयार किए जा रहे हैं, खासतौर पे अब जब तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, तो और वो भी ऐसे कोविड के समय में की जा रही है ये शुरुआत, तो इसके कोविड की स्थितियों को देखते हुए क्या कुछ बदलाव किया गया है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये भी हमारे लिए भी एक हमारे लाइफ टाइम में जीवन में एक पहला मौका था जहां हमें एक पैंडेमिक का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो कई चीज़ों का महत्व बड़ा उभर के आया, जैसे कि हाइजीन और सेफ्टी का। चाहे आप उसको किसी मिल्क, जैसे मैं मिल्क सेक्टर का एग्जांपल लेता हूं, तो जो मिल्क प्रोडक्शन है उस टाइम पे भी आपको एक इन्फेक्शन कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो दूध डिलीवर करने वाला भाई जब एंड पॉइंट पे हमारे घर पे दूध देता है तो वहाँ भी उसको हाइजीन एंड सेफ्टी का। तो जब आप मिल्क कलेक्शन से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन पॉइंट से लेके जहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, उस सारी चेन के अंदर में कैसे हम हाइजीन और सेफ्टी फैक्टर को फैक्टर इन करेंगे, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो फ्यूचर के अंदर हमने ये सारे जितने, ना केवल कृषि के क्षेत्र में, जितने भी 36 सेक्टर्स के अंदर में जो ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ करिकुलम में ये अब काफ़ी मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है कि जो हाइजीन और सेफ्टी का जो कॉम्पिटेंसी है वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर इंक्लूड किया जाए, ताकि कभी फ्यूचर में इन चीज़ों का सामना आसानी से किया जा सके। बिल्कुल, और तैयार रहे जो युवा हैं। डॉक्टर नीरू, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी इस बारे में, किस तरह का अंतर आया है अब कोविड के समय में? जी, कोविड के समय में आप देखिए कि जब लॉकडाउन का पीरियड था तो उस वक्त सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर करके आया कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो रोबस्ट होनी चाहिए। तो उसमें मैं कई हमारी जो स्टार्टअप्स हैं तो उन्होंने काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि पहले वो शायद B2B सेक्टर में काम कर रहे थे, अपना उत्पाद जो है होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह में दे रहे थे, बट वो एकदम से बंद हो गए। दूसरी हमारे सामने एक ये चुनौती थी कि किस तरीके से रेजिडेंट्स को उनके घर पे ही वो सारा सप्लाई किया जाए। तो यहाँ पर इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने अपने आप को B2C सेक्टर में कन्वर्ट किया और मदद की, और वो सारा सप्लाई चेन को एक अच्छा रूप प्रदान किया। तो वही एक सबसे बड़ा चैलेंज भी उभर के आया, और ये एक आगे युवाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि हमें एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पे काफ़ी काम करना है। दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र उभर कर आया वो फार्म मैकेनाइजेशन का था, क्योंकि आपने देखा ही था कि इस वक्त अभी भी लेबर की शॉर्टेज है और उस वक्त भी है। तो हमें इस तरीके की फार्म मैकेनाइजेशन की, मशीनों की, इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसी स्टार्टअप्स काफ़ी उभर करके आई हैं जिन्होंने अपनी मशीन्स को थोड़ा सा डाइवर्ट किया और मदद की छिड़काव वगैरह करने में। तो इस तरीके से ये दो सेक्टर कोविड के ज़माने में काफ़ी उभर कर आए हैं। तीसरा एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर का है, क्योंकि हमें क्वालिटी मेजर असेसमेंट का है, ट्रेसेबिलिटी का है। तो ये कुछ नए आए हैं जो पहले काम कर रहे थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से इन पे युवाओं का भी काफ़ी फोकस रहेगा, और हम लोग भी इस तरीके के सॉल्यूशंस चाह रहे हैं, और मार्केट भी रेडी है कि इस तरीके के सॉल्यूशंस मार्केट में आए। बिल्कुल। तो डॉक्टर सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या युवा भी तैयार है कि नहीं, कि बदलते समय के बाजार की ये जो मांग है उसे पूरा करने के लिए क्या उस तरह का कौशल आज के युवा में है? जैसे कि अगर मैकेनाइजेशन की ही बात हो रही है, यंत्रीकरण की बात हो रही है, तो इसका ले ले उदाहरण, या कोई और जो वक्त के साथ बदल रहा है, ऐसे में किस तरह के कौशल की जो भी आवश्यकता हो रही है उसे पूरा करने के लिए कितना युवा तैयार है? देखिए, युवाओं को
कहीं ना कहीं हमें अवेयर कराना पड़ेगा, नहीं तो युवाओं के मन के अंदर जो आकांक्षाएं हैं, अगर ग्रामीण युवा देखते हैं तो उनकी आकांक्षाएं भी वही है जो कि एक अर्बन क्षेत्र के यानी शहरी क्षेत्र के युवा की होती है। कोई बुराई नहीं है, एक ग्रामीण क्षेत्र का युवा वो भी एक कम पसीना बहने वाले काम करना चाहता है, वो भी एक जीन्स पहनना चाहता है, वो भी एक स्मार्ट एंड्रॉइड फोन रखना चाहता है। महत्वाकांक्षी होने में बुराई नहीं है, आकांक्षाएं होने में कोई बुराई नहीं है। और कहीं ना कहीं हमें कृषि क्षेत्र के अंदर में जो ड्रजरी है कैसे उसको कम कर सकें। आफ्टर ऑल जो कृषि से पलायन का एक महत्वपूर्ण विषय है वो एक ग्लोबल चैलेंज है, ना कि सिर्फ भारत के अंदर में एक प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़रूरी है कि युवा को जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कृषि का तकनीकी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन है उससे उसको अवगत कराया जाए। मान लिया अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ वो सोशल मीडिया की तरफ अग्रसर है, तो वहीं अगर उसको ये बताया जाए कि मोबाइल ऐप के से उसको चाहे वो वेदर की एडवाइजरी है, मौसम की जानकारी है, कमोडिटी के प्राइसेस है, या जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे अपने डिजीज़ के बारे में बात कर सके। जहां आप उसको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन के साथ में अगर किसी कौशल विकास प्रोग्राम को जोड़ेंगे तो युवा उसकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा। जहां बहुत जरूरी है कि हम युवा को कृषि क्षेत्र की उद्यमिता के बारे में बता सकें। बहुत जरूरी है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी और जो डिजिटल लिटरेसी है, ये डिजिटल इन चीज़ों को सारे करिकुलम का एक महत्वपूर्ण वो हिस्सा बनाया गया है। बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या तीसरे चरण में भी ये आपके करिकुलम में है? बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारा कि हर कौशल विकास प्रोग्राम के अंदर में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो एक काफी अभिन्न अंग है हमारे करिकुलम्स का। तो जो कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक फैसिलिटेटिंग फैक्टर है। तो बिल्कुल युवा, आज के युवा भी किसी प्रकार से किसी चीज में कम नहीं है, उन्हें हमें अवेयर कराना पड़ेगा और उनके अंदर में भी काफी क्षमता है किसी भी चीज को। बिल्कुल। तो अभय जी, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से खुद आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो बीटेक का रहा है, लेकिन गांव के एक और सामान्य से युवा की अगर बात कर ले तो उनके लिए कितना ज़रूरी है कि इस तरह से जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके ज़रिए जो वित्तीय मामलों की जो जानकारी है उन्हें दी जा रही है, मार्केटिंग से जुड़ी जानकारी जो है उसे दी जानी बहुत ज़रूरी है, और इनके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं इसकी कितनी महत्ता आप समझते हैं आज के समय में? ऐसा है कि आज के समय में भारत में 30 से 40% ऐसा बोला जा रहा है कि युवा हैं जी। और जिस देश में इतने ज़्यादा युवा हैं तो सही बात है कि वर्क फोर्स है, दिमाग है, जवान लोग हैं। अगर इनको सही डायरेक्शन नहीं दी जाएगी तो डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी? वो कौशल विकास योजना चल रही है या जो इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तो खाली वहाँ से ही मिल सकता है, क्योंकि राइट डायरेक्शन, क्योंकि छोटा जगह से लेंगे तो वो ब्रेक होगी, लेकिन यहाँ से क्या हो, कंटिन्यूटी लॉन्ग टाइम के लिए बनती है। और लॉन्ग टाइम में अगर युवा नहीं काम करेगा तो भारत फिर मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि अनस्किल भारत बनता चला जाएगा, क्योंकि इतने सारे युवा फिर अनस्किल रह जाएंगे। तो उसमें अभी तो बहुत वही बड़ा एरिया चाहिए ना आए, इसके लिए खास तौर पर जोर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर, और अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि जो युवा शक्ति है हमारा वो बेहतर अपना कल बना सके, कुशल बने, और तभी वो जाहिर तौर पर अपने आप को सक्षम भी बना पाएगा। और इसी पर हमारी चर्चा जारी है और कौशल विकास के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं उनके तमाम और पहलुओं पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और आज इस कार्यक्रम में हम कौशल विकास व उद्यमिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नीरू, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके विभाग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक का आपने जिक्र किया था हैकाथॉन का। तो एग्री इंडिया हैकाथॉन ये क्या है और किस तरह से ये कार्य करता है, इसके बारे में बताइए हमें। हाँ, एग्री इंडिया हैकाथॉन कृषि मंत्रालय के द्वारा मतलब सपोर्ट किया गया है, जिसको पूसा कृषि IRI के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें 17 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, 5 फोकस एरिया, जिसमें फार्म मैकेनाइजेशन एक है, दूसरा प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, तीसरा पोस्ट हार्वेस्ट है, चौथा सप्लाई चेन एंड एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक है, पांचवा वेस्ट टू वेल्थ एंड ग्रीन एनर्जी एग्रीकल्चर। तो इसमें 17 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आप इनमें से जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए गए हैं वो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड हैं। इनफैक्ट हर शब्द अपने आप में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो उसमें मकसद ये था कि युवाओं के मन में कुछ भी विचार है, कुछ भी इनोवेशन है, कोई भी वो एग्रीकल्चर के लिए करना चाहते हैं, तो वो जो भी वो सोचते हैं तो वो उसको लेकर के अपना आइडिया, प्रोटोटाइप या जो भी उनका स्टेज है उस स्टेज पे वो एप्लीकेशन अपनी सबमिट करें। उसके बाद हम 27 तारीख को पहले चरण का जो है रिजल्ट अनाउंस करेंगे और 3, 4, 5 फरवरी को इसका दूसरा राउंड होगा, जिसमें 300 स्टार्टअप्स को मेंटरिंग की जाएगी। जिसके अंदर मेंटरिंग टीम्स बनाई गई हैं। एक मेंटरिंग टीम में 3 लोग हैं, एक इंडस्ट्री से, एक एकेडमिया से और एक इंक्यूबेटर से। तो ये हमारे तकरीबन इसमें 70 के करीब, 70 से भी ज़्यादा हमारे इसमें पार्टनर्स हैं। उनके सहयोग से हम लोग पहले इवैल्यूएशन करेंगे। हर एप्लीकेशन 3 लोग इवैल्यूएट करेंगे, फिर एवरेजिंग करके 300 जो पहले 300 होंगे 5 फोकस एरियाज में, उनको हम सेकंड चरण में लेके जाएंगे और फिर मेंटरिंग के बाद वो अपने जो भी उनका सोल्यूशन है उस पर काम करेंगे 3-4 दिन और फिर जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो 8 तारीख को अनाउंस करेंगे, 8 फरवरी को, और फिर फाइनल 17 तारीख को होगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं चर्चा में और अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे देश का युवा है जो उद्यमिता से जुड़ना चाहता है, ख़ासतौर पर यहाँ पे कृषि उद्यमिता के संदर्भ में ही हम बात कर रहे हैं, तो उद्यमिता शुरू करने के दौरान उन्हें किन बातों के बारे में पहले से सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि किस तरह की चुनौतियाँ सामने आ सकती है? अगर आप अपने अनुभव से भी हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने आई और किस तरह से आपने उसे पार किया। सबसे पहले तो उनको अपने दिमाग से ये निकाल देना पड़ेगा कि उनको फेल होने का डर तो सबसे पहले हटा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बार बार फेल नहीं होंगे तो हम सीख भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो फेल होने का डर हटाना पड़ेगा और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सही रास्ता दिखाने वाला मिलना चाहिए। अगर वो सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है तो उसको सारी चीज़ों का डर हट जाता है, क्योंकि एक टीचर या एक ऐसा संस्थान या जो भी कह लें आप उसको, वो आपको सही रास्ते पे हमेशा डटाए रहेगा। नहीं तो आपको भ्रमित हो जाएंगे और मार्ग भटक जाएंगे, और मार्ग भटक गए तो आप उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके बाद जो समस्या आती है वो पैसों को लेके आती है और कहीं ना कहीं मार्केट को लेके, और प्लान सबसे बड़ा वर्ड इनको सबको समराइज करते हैं, प्लानिंग की आती है। तो प्लानिंग आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि आप बच्चे हैं और आपको महारत नहीं है। तो प्लानिंग के लिए फिर वही कहीं ना कहीं फिर टीचर की बात आती है, फिर वही सारे प्रोसेस है। तो एक जगह से तो आपको जुड़ना पड़ेगा समस्या को सॉल्व करने के लिए, और अकेले रहेंगे तो मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन आसानी हो जाएगी अगर आप कहीं से जुड़ जाएंगे। और युवा को अगर ऐसा प्रोग्राम चल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें जुड़ने का लाभ उठाना चाहिए, गवर्नमेंट भी इसमें सहयोग करे। डॉक्टर सत्येंद्र, क्या आप भी यही आश्वासन देना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं को जो कौशल विकास योजना से जुड़ रहे हैं और अगर वो प्रशिक्षण ले रहे हैं किसी तरह का, आगे भी अगर प्रशिक्षण के बाद भी या पाठ्यक्रम के बाद भी किसी तरह की परेशानी आती है तो क्या वो दोबारा संपर्क कर सकते हैं, और क्या इस तरह से एक जो संपर्क है वो लगातार स्थापित रहता है? देखिए, अगर आप पहले वाले चरण देखें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के, तो पहले ज़्यादातर हम कौशल विकास थोड़ा सा आइसोलेशन के अंदर देख रहे थे, लेकिन कोई भी कौशल विकास जब तक आप एक सक्सेसफुल वेंचर के में कन्वर्ट ना कर सकें, या वो अपने चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट है चाहे सब रोजगार है, उस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उनका जो हैंड होल्डिंग है वो काफ़ी आगे तक करते हैं, और जो भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर है उसके कोई भी अगर फंडिंग है उसका लास्ट चरण तक तब तक रिलीज़ नहीं किया जाता जब तक कि एक प्रूफ
ना मिले कि वो जो भी युवा है उसको एक रोजगार ना मिल गया हो, चाहे वो स्वरोजगार है या दूसरे क्षेत्र में। तो जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, जो ट्रेनिंग देता है, उसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है और हमारे लिए भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि उसको हम सक्सेसफुल कल्मिनेट करें। सो ये हैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इवन जो काउंसलिंग है कौशल विकास करने से पहले कि किस युवा का किस क्षेत्र में रुझान है, उसको उसी क्षेत्र में हम कौशल विकास देने की चेष्टा करते हैं। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा जाता है और जब तक कि जो युवा है वो आत्मनिर्भर ना बन जाए। डॉक्टर सत्येंद्र, इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि इन तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो तभी मिल पाएगा जाहिर तौर पर जब इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होगी। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए किस तरह की कोशिशें हो रही है, क्या और बाकी जो तमाम मंत्रालय हैं उनका भी साथ आपको मिलता है? जी देखिए, इसके अंदर में जो अवेयरनेस है, अभी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चरण 3 के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी है, उसके माध्यम से ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जा रही है। जितने भी लीड बैंक्स हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उनको कराई जा रही है। जो कैंडिडेट्स ट्रेनिंग होके पास आउट होंगे उनका एक डाटाबेस क्रिएट करके बैंक्स को ऑलरेडी अवेलेबल कराया जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो डाटा पॉइंट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। जो दूसरा आपका प्रश्न है कि दूसरे मंत्रालयों का पूरा सहयोग हमें मिलता है और ना केवल सहयोग, कृषि के क्षेत्र में दूसरे मंत्रालय भी उतना ही अपना योगदान करते हैं। जैसे कि अगर मैंने कृषि मंत्रालय और पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्रालय का जिक्र किया, तो उनकी स्कीम्स के अंतर्गत भी यही शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम और जो पूर्व कौशल प्रमाणीकरण है वो लिया जा रहा है। और अगर आप ग्रामीण विकास मंत्रालय देखें, उसमें भी कृषि क्षेत्र से संबंधित काफी कौशल विकास के प्रोग्राम हैं, इवन DDGKY के अंदर में। और यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारे सैनिक भाई जो रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि वो एक यंग एज में रिटायर होते हैं 40 के बाद, तो उनको कृषि क्षेत्र में ट्रेनिंग किया जा रहा है ताकि वो उसको एज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे ले सकें। बिल्कुल। और चलते चलते संक्षेप में डॉक्टर नीरू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हैकाथॉन इंडिया के लिए आप अपने युवाओं से क्या गुजारिश करना चाहेंगी और क्या सुझाव खास तौर पर देना चाहेंगी जो इस क्षेत्र में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं और उद्यमिता से जुड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने युवाओं से आग्रह करना चाहूँगी कि ये आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो आपके मन में कोई भी विचार है और आपके मन में ये तमन्ना है कि आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ विशेष करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिससे कि हमारे फार्मर्स की इनकम डबल हो सके, कुछ ऐसा सुझाव जिससे कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, उनकी कॉस्ट कम हो सकती है, उनके एफर्ट कम हो सकते हैं, कोई भी फ्रूगल और फास्ट इनोवेशन है, तो आपका स्वागत है और आप ज़रूर इसमें भाग लें ताकि हम आपको एक सक्षम बनाने के तरफ एक कदम आपके साथ चलना चाहेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, और ये थी आज की चर्चा। डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर नीरू और अभय जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आपने दी है हमारे युवाओं को। और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे युवा हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सक्षम बनना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने कौशल को विकसित करने की ओर भी ध्यान दें और ऐसे में जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका आप सहारा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जहां शुरू हो चुका है, तो वहीं पर एग्री इंडिया हैकाथॉन जैसे कई अभिनव प्रयास भी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं और आप अपना भविष्य बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए आय को दुगना करने में सक्षम है।